हेलो। तो चलते हैं आज फिर से हमारे एक नए लेसन के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करने से पहले आपको मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको जानने से पहले आप कुछ पर्टिकुलर बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर अपन देखें तो रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन जो होता है उसमें कोई भी पार्टिकल जो है, फूड पार्टिकल है, उसको बॉडी क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। बॉडी जब उसको ब्रेक करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इसी एनर्जी को हमारी बॉडी क्या करेगी, आगे जाकर यूज करती है। अब देखिए, अगर अपन नॉर्मली देखें तो रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन देखें, अगर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के साथ किया जाता है तो इसको बोलते हैं एरोबिक। क्या बोलेंगे इसको, एरोबिक। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाता है तो इसे बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें पहला स्टेप जो हो जाता है वो होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशंस में होगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट यहीं से करते हैं कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वहां पर क्या होता है। मान लीजिए ये ग्लूकोज का कोई एक मॉलिक्यूल है और जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज कैसा होता है, 6 कार्बन का बना होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। तो 6 कार्बन की स्ट्रक्चर है। ये जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, उसे बोलते हैं पायरुवेट। क्या हो जाएगा, पायरुवेट। और ये सारा जो काम होता है वो हो जाता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। यानी मैं यहाँ पर सेल को दो पार्ट में डिफरेंशिएशन करके आपको बता रही हूँ। जैसे एक तो न्यूक्लियस होता है और एक सराउंडिंग पार्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो वहां पर ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो होती है वो होती है जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में। और ये पायरुवेट जो बनता है यानी एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन जाते हैं। अब इस पायरुवेट का एनारोबिक कंडीशन में भी यूज होता है और एरोबिक कंडीशन में भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहली प्रोसेस अगर मैं कहूं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो एरोबिक जो है रेस्पिरेशन ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब होता है तो यहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो पर्टिकुलर दो चीजों का हो जाता है। एक तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक हो जाता है हमारा वाटर, और साथ के साथ में एनर्जी। ठीक है, समझ में आया आपको। यानी ग्लूकोज विल फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन इन द पायरुवेट एंड देन पायरुवेट विल कन्वर्ट। इसको पायरुवेट की जगह पायरुविक एसिड भी यूज करोगे तो चलेगा। पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है वो आगे जाकर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये प्रोसेस कहां हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। और एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसने किसको यूज किया, ऑक्सीजन को यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ इसमें यहां पर मैं एक और वर्ड यूज कर सकती हूं, इसको मैं फर्मेंटेशन भी कह सकती हूं। फर्मेंटेशन के साथ क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। और जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो यहां पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, इथेनॉल प्लस CO2। और एनर्जी तो साथ में बनी रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में नो O2। ठीक है, ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, इसलिए इसको अपन ने क्या कह दिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके बाद थर्ड कैटेगरी अगर अंदर अपन ये चले, ये जो फर्मेंटेशन है ना ये कहां हो जाएगा, यीस्ट में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, यीस्ट के अंदर हो जाएगा। और तीसरी कैटेगरी जो होती है उसमें होता है इन द लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी है, मतलब पूरी तरह से एब्सेंट नहीं है ऑक्सीजन, कुछ कम मात्रा में है। तो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल कॉज थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड दिस इज अकर इन आवर मसल्स। मसल्स में होता है। और इस कंडीशन में ये यहां पर देखो इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, प्लस साथ में इसमें भी एनर्जी बनेगी। और ये लैक्टिक एसिड की वजह से ही जब हम कंटिन्यूअसली रन करते हैं या भागते हैं तो हमारे पैरों में क्रैम्प्स बनने लग जाते हैं। जो हमारे नीचे का पार्ट जो है पैरों का, उसके अंदर हमको अजीब सा पेन महसूस होता है। और वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, in the lake of oxygen lactic acid will form or that lactic acid will cause cramps in our muscles। तो जो एथलेट्स होते हैं या अगर आपने कभी लंबे टाइम तक भागा होगा तो आपने देखा होगा आपके जो पैर है उसमें दर्द महसूस होने लग जाता है। तो ये कहां हो जाएगा, मसल्स में। अब इन तीनों के अंदर क्या प्रोड्यूस हुई है, एनर्जी। ये जो एनर्जी है इसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा,
एटीपी के अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एटीपी के अंदर जब फॉस्फेट को प्लस कराया जाता है तो क्या बनता है, एटीपी। और जब हमारे शरीर को वापस एनर्जी करेंसी की जरूरत होती है, मतलब जैसे हम हमारी जेब में मनी रखते हैं ना, हमारी बॉडी अपने पास एटीपी रखती है, जैसे उसको जो काम करना है उस समय वो एटीपी खर्च करेगी। दैट्स व्हाई एटीपी इज नोन एज करेंसी ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो एटीपी है इसमें कैसे होगा, अब मान लीजिए आपको आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, आपके ब्रेन को कुछ सोचना है या आपको कोई मूवमेंट करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। और जब ये एटीपी टूटती है तो 1 एटीपी मॉलिक्यूल विल ब्रेक विद द हेल्प ऑफ वाटर, और ये करीबन 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी को जनरेट करती है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे एटीपी का यूज होता है। तो ये जो सारी बात होती है ये हमारे रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आ जाता है कि ये सारा होता है। अगर अपन टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उन दोनों में भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पर्टिकुलर एक सिस्टम है और एटमॉस्फेयर में जो ज्यादा ऑक्सीजन होती है तो वो उसको इजीली यूज कर पाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं जैसे फिशेज हो गई, तो उनके साथ एक स्पेशलिटी होती है कि वहां पर पानी में जो ऑक्सीजन की क्या होती है, थोड़ी कमी होती है। एटमॉस्फेयर की कंपैरिजन में वाटर के अंदर ऑक्सीजन थोड़ी कम है, तो उनका जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है वो बहुत फास्ट होता है। यानी अपन जैसे सांस ले रहे हैं ना, उनसे बहुत फास्ट एक्वेटिक एनिमल सांस लेते हैं। तो कभी आपने फिश को देखा हो तो वो कंटिन्यूअसली देखो ऐसे उसका जो गिल्स है वो फटाफट फटाफट आपको अंदर बार होता दिखता है। तो वो इसी वजह से होता है कि जो वाटर के एनिमल्स होते हैं उनकी रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो हायर होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और वो किसको यूज करेंगे, गिल्स को यूज करते हैं। फिशेज में जो गिल्स होते हैं उसकी हेल्प से वो क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। तो ये सारी बात जो हो जाती है वो हमारे किसकी हो जाती है, रेस्पिरेशन की बात होती है। इसके बाद अपन इससे आगे चलते हैं, अपना जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूं। अब अगर अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, मतलब मेन पर्टिकुलर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कराते हैं तो इन्हें बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है। तो इसीलिए हमारे जो फेफड़े हैं वो काफी सॉफ्ट है, तो हमने काफी उनको प्रोटेक्टिव फॉर्म में रख रखा है, यानी चारों तरफ रिब्स का केस बना के रखा है, फिर अंदर फेफड़े हैं। तो अपन चलते हैं अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाते समझाते मैं आपको अभी जो करंट टॉपिक जो चल रहा है कोरोना कैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है वो भी मैं बताऊंगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हमारे पास क्या है, नोज है। क्या है, यानी मान लीजिए ये आपकी नोज है, ठीक है। नोज से क्या अंदर जाता है, एयर अंदर जाती है। क्या जाएगा, एयर। अब एयर में पूरी ऑक्सीजन तो होती नहीं है, दूसरे और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो जब एयर अंदर जाती है यहाँ पर तो ये जो पाथ होता है नेजल पास जिसको अपन बोलते हैं, इस नेजल पास के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन हेयर्स की वजह से एयर के अंदर जो भी जर्म्स है या डस्ट पार्टिकल है कुछ भी है तो वो ट्रैप हो जाता है। और यहाँ पर कंटिन्यूस सिक्रीशन ऑफ म्यूकस भी होता रहता है जिसको आप नोजी बोलते हो। जब भी कभी आपको जुकाम वगैरह हो जाता है तो आपने देखा कंटिन्यूस कुछ फ्लूइड बाहर आता है, और नॉर्मल कंडीशन में वो थिक कंडीशन में रहता है, तो वो यहाँ रहता है। तो जो भी एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल जाते हैं वो यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। आगे जाता है जब इसको बोलते हैं ट्रैकिया, जो हमारे थ्रोट के अंदर आ गया। मान लीजिए देखिए ये आपका गला हो गया, तो ये जो नोज है या नेजल पास जिसको अपन बोल सकते हैं, इस नेजल पास के बाद नेजल पासेज, और ये हो गया आपका नोज। ये जो हो जाएगा इसे अपन क्या कहते हैं, ये आगे पूरा गले की तरफ है तो इसे अपन क्या कहेंगे, ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया होता है इसकी एक और खास बात होती है, ट्रैकिया के चारों तरफ सी शेप की रिंग्स प्रेजेंस होती है। मींस इस तरह से कुछ ऐसा, जैसे मतलब एक पाइप है, उस पाइप के दोनों तरफ आधी आधी चूड़ी समझ लीजिए आप, हाफ ऑफ हाफ क्या प्रेजेंट रहती है, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। ये कुछ इस तरह से रहती है। इन रिंग ऑफ कार्टिलेजेस का काम क्या होता है, जब भी कोई इंसान या ये हमारा जो एयर का पास है इसको कोलैप्स होने से बचाना।
मीन्स सिकुड़ने से बचाना, उसको एक प्रोटेक्शन टाइप के फॉर्म में सीधा सीधा इसको रखना। जब भी कोई आदमी आपका गला दबाता है, या कभी आपने देखा होगा सीआईडी वगैरह देखा होगा, तो वो जब यहाँ से प्रेस करता है तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेजेस जो इस फॉर्म में होती है वो और पास आ जाती है। जब ये रिंग ऑफ कार्टिलेजेस और पास आ जाती है तो आपका जो एयर पाथ होता है वो कोलैप्स हो जाता है, और उस वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है और हमारा दम घुटता है, और दम घुटने की वजह से उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये ट्रैकिया का प्रोटेक्शन कौन कर रही है, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस, जिनका शेप कैसा होता है, शी शेप होता है। अब ये ट्रैकिया जब है, जब ये आगे बढ़ता है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इन दो पार्ट्स को बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे जाकर और छोटी 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 डिवीजन करती है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये कुछ इस तरह हो जाएगी। मैं काफी इजी वे में डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूं ताकि आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये ब्रोंकाई है, इसने डिवीजन किया, पहला डिवीजन है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। इसने आगे जाकर किया सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। और ये आगे जाकर और डिवीजन कर गई तो ये हो जाएगी आपकी टर्शरी ब्रोंक्यूल। और ये टर्शरी ब्रोंक्यूल्स जो है, इसके लास्ट में हमारी प्रेजेंट होती है एल्वोलाइज। क्या प्रेजेंट होती है, एल्वोलाइज। ये जो एल्वोलाई है ये एक अकेली नहीं है, बहुत सारी होती है यहाँ पर। ये कुछ इस तरह इस तरह इस तरह इसको बनाया जा सकता है। तो मैं एक एल्वोलाई की अगर अपन बात करें, ये कुछ इस तरह से एक एल्वोलाई की मैं बात कर रही हूँ। ये एक एल्वोलाई जो है, इसको बहुत सारी हो जाएगी तो एल्वोलस कहा जाएगा, और एक को एल्वोलस कहते हैं, बाकी बहुत सारी हो जाएगी तो उसे एल्वोलाई कहेंगे। ये एल्वोलाई जो होती है ये काम करती है एक्सचेंज सरफेस ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैस। अभी कैसे एक्सचेंज करती है, हम एल्वोलाई के चारों तरफ क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स क्या करेगी, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है उसको एल्वोलाई में छोड़ देगी। और एल्वोलाई क्या काम करेगी, एल्वोलाई ऑक्सीजन को ब्लड को दे देगी, यानी O2 दे दी और CO2 ले ली। अब जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर आई थी उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर चली जाती है। तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है ये क्या करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ह्यूमन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कौन करेगी, रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कौन करेगी, एल्वोलाई। और एल्वोलाई खुद किससे सराउंडेड है, ब्लड वेसल से सराउंडेड है, इसलिए जो भी गैस वो लेके आई है वो वापस हमारी बॉडी में डाल दी, और बॉडी की जो हार्मफुल CO2 थी उसको लेके चली गई। अब देखिए यहाँ पर जब ये सारा काम हो रहा होता है तो यानी यहाँ पर हो गया CO2 का जाना और O2 का आना, इस तरह से ऑक्सीजन हमको मिलती रहती है। अब देखिए, चूंकि हमारी जो बॉडी है इट इज वेरी लार्ज, तो ऑक्सीजन का खुद का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसके लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ह्यूमन का रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी की ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, और एक ही टाइम पे ये सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नहीं छोड़ता है। जब तक कि इसको ऐसा नहीं लगे कि अब तो बस मरने ही वाले हैं, तभी ये चारों मॉलिक्यूल्स को छोड़ता है, वरना 1 2 3 ऐसे छोड़ता रहता है और एक आध इससे बाइंड रहता है। अब ये हीमोग्लोबिन नहीं होता तो क्या होता, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो एक पैर से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फेफड़ों तक आने में या अपर पार्ट तक आने में आपको 3 साल लग जाते। मतलब इतना स्लोली 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 आपके ऑक्सीजन ऊपर पहुंचती, इतना प्रेशर कम होता है। आपने देखा होगा अमीबा वगैरह छोटे हैं तो इजीली उनकी सरफेस से गैस का एक्सचेंज हो जाता है, हमारे क्यों नहीं होता, हमारे इतने कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत क्यों, बिकॉज वी हैव द लार्ज कॉम्प्लेक्स बॉडी एंड दैट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू लोअर ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब देखिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात तो कर दी मैंने। एक आदमी करीबन 550 लीटर ऑक्सीजन पूरे साल में यूज करता है, और अगर देखा जाए तो 11,000 लीटर एयर का कंजप्शन करता है, और एयर का जो 20% होता है ना वही ऑक्सीजन होता है। इसकी वजह से 550 लीटर ऑक्सीजन एक साल में एक आदमी यूज करता है। और आपने दी कितनी एटमॉस्फेयर को, बिल्कुल नहीं दी। इसलिए तो इतना आता है कि जो प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ये सब। तो ये हो जाती है हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात। अब इस सिस्टम के अंदर ये मान लीजिए आपका पूरा एक फेफड़ा है, ये आपका एक फेफड़ा है और ये आपका इधर दूसरा फेफड़ा है।
अब मैं आपके अभी जो चल रहा है कोरोना की उसकी बात बताती हूँ। जैसे ही कोई आदमी छींकता है या कहीं पर कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन के टाइम क्या हो गया, वो वायरस हमारे इस पाथ से अंदर चले जाता है। और जैसा कि हमारी, आपने सुना होगा आंखों को टच नहीं करे, मुंह को टच नहीं करे, नाक को नहीं करे, तो ये सारा जो एरिया होता है ये म्यूकस से कोटेड रहता है। तो अंदर की तरफ जो म्यूकस है, जब वायरस अंदर एंटर करता है तो वो वायरस कहाँ पहुंच जाता है, इस पाथ के अंदर पहुंच जाता है म्यूकस के साथ साथ। और जब वो इस पाथ के अंदर पहुंचता है तो वो पहुंचते पहुंचते इस एरिया के पास पहुंच जाएगा, जो नीचे वाला जो एल्वोलाई का एरिया है वो। यहाँ पर जब वो वायरस पहुंच जाता है तो हमारी बॉडी उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है, और फाइट करते टाइम यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, म्यूकस भर जाता है। तो जो एल्वोलाई खुद है वो भी किससे भर गई, म्यूकस से भर गई। यानी मान लीजिए ये आपकी एल्वोलाई थी, इस पूरे में क्या भर गया, म्यूकस भर गया। तो अब जब इतना म्यूकस भर गया है तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। उस वजह से उस आदमी की कंडीशन डे बाय डे कैसी होने लग जाती है, सीवियर होने लग जाती है। और इसीलिए आपको पता हो तो उनको वेंटिलेटर्स भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूकस फील हो जाती है ये कोरोना की वजह से होता है। ये वायरस यही करता है कि हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको पूरी तरह से कोलैप्स कर देता है। और धीरे धीरे जब म्यूकस का रेशियो बढ़ने लगता है तो फेफड़े में कुछ इतना 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 पानी भर जाता है। वो पानी एग्जैक्टली क्या होता है, डेब्रीज एंड म्यूकस होता है। उस वजह से जो आपका एल्वोलाई पोर्शन है वो काम करना बंद कर देता है, और जब एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन हो जाती है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो टच वगैरह नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह से अंदर वायरस को एंट्री नहीं होने देनी चाहिए। क्योंकि एक बार जब अंदर एंटर कर गया तो अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो होपफुली आपकी बॉडी उसके साथ फाइट करेगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी उससे सीवियरली अफेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं स्मोकर्स की। जो स्मोकिंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस मुंह से सिगरेट पी रहे होते हैं। जब वो कंटिन्यूस मुंह से सिगरेट पीते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। और उस धुएं के निकलने की वजह से जो नेजल पार्ट के हेयर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस हेयर्स के डिस्ट्रॉय होने से हमारे फेफड़ों के अंदर कंटिन्यूसली क्या पहुंचता रहता है, डस्ट पार्टिकल, सेल डेब्रीज, दूसरे और बैक्टीरियाज वगैरह कंटिन्यूसली फेफड़ों में पहुंचते रहते हैं, जो कि एक स्वस्थ आदमी के नाक में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट है। और स्मोकिंग की वजह से इनकी सबकी रिमूवल हो जाती है, तो वो सब पार्टिकल कहाँ चले गए, आपके फेफड़ों में। तो इसलिए कभी भी आपने देखा होगा तो सिनेमा हॉल में वगैरह एड्स में दिखाते हैं कि इतना सारा फेफड़ों में भरा हुआ था, तो वो आया कैसे, वो इसी वजह से आता है। Smokings remove all the hairs present in our nasal passages, that's why our lungs will be affected. तो ये स्मोकर्स की बात हो गई। अब अगर अपन बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के बारे में बचपन से आपको पूछते हैं कि बताओ प्लांट सांस में क्या लेते हैं, तो जब हम छोटे होते हैं तब हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। दैट इज फुल्ली रॉन्ग। प्लांट्स भी किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के टाइम वो किसको यूज करते हैं, CO2 को यूज करते हैं। इसीलिए डे टाइम में तो क्या होता है, प्लांट्स जो भी CO2 रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन की, वो उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उस समय सिर्फ प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, और उस टाइम प्लांट भी क्या निकालेंगे, CO2 बाहर निकालते हैं। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट फैन के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में वहां पे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, CO2 का रेशियो हाई हो जाता है, और वही CO2 हमारे बॉडी के अंदर जाती है। तो इन सब की बात करें तो ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाता है। अगर इसमें कुछ और आपको कोई कमेंट करना हो या कोई आपको चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।